हेलो दोस्तों, आज हम फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो वो करेंगे। ये लिखा गया लोइक फिशर के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें जो गांधी जी के कई सारी मतभेद हुई थी जो ब्रिटिशर्स के साथ, उसके कई सारी ऐसी लड़ाइयाँ थी छोटी मोटी। उनमें से एक लड़ाई जो कि चंपारण में हुई थी। चंपारण बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार में है। इस राइटर ने वहाँ की जो डिटेल्स है वो बताई कि कैसे क्या हुआ था उस समय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में जैसे कि बताया है कि 1942 में जो लुइस फिशर हैं वो गांधी से मिलते हैं उनके सेवा आश्रम में। जो उनका सेवा आश्रम है अहमदाबाद में, वहाँ पर वो उनसे मिलते हैं और गांधी तब राइटर को बताते हैं कि 1917 में उन्होंने भारत से अंग्रेजों को निकालने का फैसला कैसे किया और क्यों किया। तो हुआ क्या था कि जब 1916 में गांधी जी लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका जो कन्वेंशन था जो हर साल होता था, एनुअली होता था, उसमें थे वो। वहाँ पर उन्हें एक किसान मिलता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। वो गांधी से मिलने चंपारण से आया होता है। चंपारण कहाँ है? जैसे कि मैंने बताया, चंपारण बिहार में है। वो चंपारण से आया होता है गांधी जी से मिलने के लिए और वो गांधी जी को मिलके अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसानों के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, कैसे जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड है वो कैसे किसानों को समस्याएं दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, उसके बारे में बताने आता है वो। और गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। लेकिन गांधी जी उस समय काफ़ी अपने काम पे लगे रहते थे, काफ़ी बिजी हुआ करते थे, हमेशा ही बिजी रहे वो। उन्होंने अपने जो भी ज़िंदगी में संघर्ष किया हमारे भारत को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। तो उन्होंने बोला मेरे को अभी कई अपॉइंटमेंट है, मेरे को कई जगह जाना है, तुम मेरे से बाद में मिलना। अब यहाँ पर राइटर हमें बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला बेशक अनपढ़ था लेकिन वो बड़ा ही दृढ़ निश्चय था उसका। मतलब वो उसकी डिटर्मिनेशन अच्छी थी, उसका इरादा पक्का था और उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। वो गांधी जी के साथ हर जगह गया, जहाँ जहाँ हो गए वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम तक गया। तब वहाँ गांधी जी ने उसका दृढ़ निश्चय देख के वो खुश हुए कि हाँ ये तो काफ़ी मतलब सीरियस लग रहा है अपनी बात को लेके। तो वो वहाँ पर उसे बोलते हैं कि मैं इस तारीख को कलकत्ता में हूँ, तुम मुझे वहाँ पर मिलना और वहाँ अपने साथ मुझे चंपारण ले चलना, फिर हम तुम्हारी दिक्कत को, तुम्हारी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये गांधी जी ने उससे कहा। तो जब कुछ समय बाद गांधी जी कोलकाता पहुँचे तो कोई डाउट ही नहीं था, शुक्ला वहीं बैठा था उनका इंतज़ार करते हुए। और फिर वो वहाँ से दोनों पटना की ओर चले गए बिहार में। वहाँ जाके शुक्ला ने गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले गए। और राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे अगर आपको पता हो तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन जब वो पहुंचे थे तो राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं थे, मगर राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने उन दोनों को वहाँ रुकने दिया। गांधी जी जो हैं उस चंपारण चाहते थे कि असल में मसला क्या है, वो डिटेल में जानना चाहते थे। इसलिए वो जाते हैं मुजफ्फरपुर, जो कि चंपारण जाने के रास्ते में ही पड़ता है, और वो वहाँ पर जाके पता करने की कोशिश करते हैं। गांधी जी प्रोफेसर किलपानी को टेलीग्राम कर देते हैं। टेलीग्राम हुआ करते थे पहले, तो वो टेलीग्राम कर देते हैं कि मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में आ रहा हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेरे से मिल जाना। तो जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो प्रोफेसर किलपानी उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं। मतलब लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स होती है, मतलब बहुत सारी भीड़ के साथ उनका स्वागत किया जाता है। और फिर वो मुजफ्फरपुर में ही रुकते हैं 2 दिन तक। एक दूसरे प्रोफेसर है जिसका नाम है प्रोफेसर मलकानी। अब इन दोनों नाम पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो जिनको वो टेलीग्राम भेजते हैं उनका नाम है प्रोफेसर किलपानी, और जिसके घर वो रुकते हैं 2 दिन के लिए उनका नाम है प्रोफेसर मलकानी। तो हाँ, वो वहाँ पर 2 दिन के लिए रुकते हैं और वहाँ पर वो अपनी स्टडी वगैरह करते हैं कि हाँ एक्चुअल में कर क्या रहा है, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है। अब गांधी जी मुजफ्फरपुर में आके जब ये अपना 2 दिन से अपनी उस समस्या को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो नेचुरली ये सारी बातें कि गांधी जी आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में आए हैं और चंपारण वाले लोगों की मदद करने आए हैं, तो ये बातें धीरे धीरे लोगों के मुंह से इधर से उधर से चंपारण तक पहुंच गई। और चंपारण से कई सारे किसान भीड़ में आ गए, मुजफ्फरपुर में आ गए देखने के कि कौन है ये मसीहा, कौन है ये महात्मा जो हमें मदद करने के लिए आया है, हम गरीब लोगों की मदद करने के लिए आया है। और जो मुजफ्फरपुर के वकील लोग थे, जो वहाँ के फेमस वकील थे, वो भी गांधी जी से मिलने आए। वो अक्सर ही जो ये किसानों की समस्या थी, इनको कोर्ट में ले जाने का काम वही वकील किया करते थे अक्सर। जब गांधी जी को पता लगा तो उन्होंने उनको डांटा कि तुम वकील हो और इनका काम करते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम इनसे इतनी ज़्यादा फीस क्यों लेते हो? किसान जो है अभी काफ़ी डरे हुए हैं और काफ़ी पैसे से गरीब हैं,
ऐसे केस करने का कोई फ़ायदा नहीं जब इनको इतनी सारी फीस भी जाएगी और केस का इनका हल तो होता नहीं है। इनकी असली आज़ादी इनके डर से आज़ादी होगी, ये गांधी जी उनसे कहते हैं और उनको डांटते हैं कि तुमने इतनी ज़्यादा फीस क्यों ली है इनसे। अब देखो चंपारण का हाल क्या था। चंपारण में ज़्यादातर जो उपजाऊ ज़मीन थी ना, वो अंग्रेज ज़मींदारों के पास थी, मतलब इंग्लिश लैंडलॉर्ड के पास थी। और वो वहाँ पर जो एक गरीब किसान लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कम ज़मीन है, उनसे काम करवाते थे और उनको मजबूर करते थे कि या इस ज़मीन पे इंडिगो उगाओगे। इंडिगो यानी नील की खेती करोगे 15% हिस्से में, उस पूरे खेत के 15% हिस्से में नील की खेती करोगे और वो पूरा का पूरा नील उन लोगों को दोगे, यानी इन जो अंग्रेज जमींदार हैं उन लोगों को दोगे एज अ रेंट के रूप में। तो ये डील रहती थी उनकी। अब जो अंग्रेज जमींदार थे उनको धीरे धीरे पता, जब उनके पास ये खबर आई कि जो जर्मन में सिंथेटिक इंडिगो बन चुका है, मतलब सिर्फ केमिकल से, सिर्फ लेबोरेटरी में नील बनाया जा सकता, इसकी इन्वेंशन हो चुकी है, तो उन्होंने सोचा कि अब तो नील की खेती ठंडी पड़ जाएगी, अब नील की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी किसानों को बोला कि तुम अगर चाहते हो कि जो 15% हिस्सा है इंडिगो का वो तुम्हें ना उगाना पड़े और इस खेत में तुम जो उगाना चाहो वो उगाओ, तो उसके लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा और हमें कुछ फीस देनी पड़ेगी। तो कईयों ने तो खुशी खुशी दे दी और कईयों ने नहीं दी, क्योंकि कईयों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। और फिर धीरे धीरे जब फार्मर्स के पास यानी किसानों के पास भी ये खबर पहुंची कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मन में बन चुका है, तब उन्हें समझ में आया कि ये तो उनके साथ धोखा हुआ है, उनको खामखा पैसे देने पड़ गए अंग्रेजों को। तो तब उन्होंने गांधी जी की मदद लेने की सोची। गांधी जी ने सबसे पहले सोचा कि जो फैक्ट्स हैं, सारे तथ्य हैं, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मामला अच्छी तरह समझ में आए। इसलिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले, लेकिन उन्होंने गांधी जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो फिर गांधी जी ने सोचा कि अब जो त्रिहट रीजन है जिसके अंदर चंपारण पड़ता है, उसके ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलता हूँ और वहाँ जाके बात करता हूँ। लेकिन उसने भी गांधी जी को जवाब नहीं दिया, बल्कि गांधी जी का मजाक किया, उनकी बेइज्जती करी, उनको बुली किया और उनसे बोला कि जल्दी से जल्दी तीरथ से चले जाओ। लेकिन गांधी जी कहाँ मानने वाले थे। गांधी जी फिर मोतिहारी के लिए चले गए, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिल के भीड़ बना के गांधी जी का स्वागत किया रेलवे स्टेशन पे, और फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी खुद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। वहाँ पर जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक पुलिस सुप्रीडेंट आए और गांधी जी को नोटिस दिया कि आप चंपारण से जल्दी चले जाओ। लेकिन गांधी जी ने बोल दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब ऐसा करना कानून के खिलाफ था, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर था और वो कानून ने उन्हें भेजा था, तो उसकी बात ना मानना कानूनी गुनाह है। तो अब उन्हें पता था कि वो उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को बोला कि तुम पटना से इधर आओ और अपने कई दोस्त के प्रभाव, मतलब ऐसे दोस्तों को लेकर आना जिनकी काफ़ी चलती हो, जिससे वो ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जोर बना सके। जैसे कि गांधी जी की काफ़ी चलती थी, राजेंद्र प्रसाद की भी काफ़ी चलती थी अपने एरिया में। तो ऐसे और लोगों को लेकर आने के लिए उन्होंने उसको टेलीग्राम भेजा। गांधी जी ने इवन वाइस रॉय को भी टेलीग्राम भेज दिया और सिचुएशन को समझाने की कोशिश करी। अब जब उस एरिया के किसानों को, यानी मोतिहारी के किसानों को जब पता लगा कि गांधी जो कि उनकी मदद करने आया है वो अब कुछ दिक्कत में है, क्योंकि अथॉरिटीज़ जो कि मतलब ये बड़े लोग हैं, कानून और ये सत्ता वाले लोग हैं, इसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है, तो वो अगले सुबह बहुत सारे इकट्ठा हो गए और उन्होंने कोर्ट हाउस के सामने हंगामा सा मचा दिया। गांधी जी कहते हैं कि यही थी उनकी डर से आज़ादी, ब्रिटिश लोगों के डर से आज़ादी थी उनकी ये। अब ऑफिसर्स जो थे, मतलब जो अफसर लोग थे, वो तो काफ़ी हिल गए कि इतने सारे लोग देख के अब क्या करें, उनकी संख्या तो कुछ नहीं थी और जो किसानों की संख्या जो इकट्ठा हुई थी कुछ बहुत ज़्यादा थी। उनको लगा कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो पावरलेस फील किए। लेकिन गांधी जी ने उन अफसरों की मदद की और उस भीड़ को शांत किया, जो कि काफ़ी बिदक रही थी, वॉयलेंट हो रही थी, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस पे मानते थे। फिर उनके ऊपर मुकदमा चला। अब मुकदमा ऐसे किसी आदमी के ऊपर नहीं चल रहा था कि जज ब्रिटिश के फेवर में आसानी से कुछ कह दे, मतलब कि गांधी जी को सीधा बोले हाँ तुम जेल जाओगे, हम, क्योंकि जज भी ब्रिटिश के ही होते थे तो कानून सिस्टम हिला होता। लेकिन वो गांधी था और उसने अभी उन्होंने देखी थी कि इसकी कितनी पावर है, कि इतने सारे लोग इसके सिर्फ कि ये कोर्ट में जाने वाला है, सिर्फ ये बात सुन के इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो ये जेल में चले जाएगा, तो क्या हंगामा हो जाएगा। तो इस डर के कारण जज ने बोला कि मैं फैसला आज नहीं सुनाऊंगा, मैं अगले दिन के लिए सुनाऊंगा। लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, फैसला सुनाओ तो अभी सुनाओ, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है, क्योंकि मैंने कानून की बात नहीं मानी, मेरे को ऑर्डर दिया गया था कि मैं चंपारण से चले जाऊँ लेकिन मैं नहीं गया,
ये मेरी गलती है, इसलिए मेरे को सज़ा दो। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, अगर उन्हें बेल आसानी से मिल रही थी उन्होंने बेल क्यों नहीं ली। तो बात यह है कि गांधी जी कानून की ताकत में मानते थे कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और जैसा कि हमें पता, वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, तो वो किसी भी कारण से ये साबित नहीं करना चाहते थे कि कि कानून को ना मानना एक सही चीज़ है। वो ये दिखाना चाहते थे कि इवन गांधी जी भी कानून को मानते हैं, क्योंकि वो अब बड़े आदमी बन चुके थे। अब लोग उनको देखते थे, जो वो करते थे वो करते थे। अगर गांधी जी कानून तोड़ते हैं तो अब वो भी, आम आदमी भी कानून तोड़ने लग जाते हैं। इसलिए गांधी जी ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन जो जज था उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको सज़ा सुना पाए, और बोला कि मैं तुम्हें बेल दे रहा हूँ 2 घंटे के लिए। लेकिन गांधी जी ने बेल से भी रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन जज ने कुछ नहीं कहा और उसको ऐसे ही छोड़ दिया बिना बेल के, क्योंकि उन्होंने बेल एक्सेप्ट नहीं करी थी। अब जब ये सब हुआ तो उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद हैं और काफ़ी बड़े बड़े लॉयर वगैरह हैं, वकील वगैरह हैं, वो सारे वहाँ पर आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांधी जी को बोला कि हम आपकी मदद करने आए, आपको एडवाइस करने आए हैं। तो गांधी जी उनसे सवाल में गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर मैं जेल में चले जाऊँ तो तुम क्या करोगे। तो वो बोलते हैं हम तो सिर्फ आपकी मदद करने आए हैं, आपको एडवाइस करने आए हैं, अगर आप जेल में चले जाते हो तो हम केस हार जाएंगे, इसलिए हम वापस चले जाएंगे। तो फिर गांधी जी उनसे गुस्से में पूछते हैं तो फिर इन किसानों का क्या होगा अगर मैं जेल में चले जाऊँगा और तुम वापस चले जाओगे तो। अब यह सुन के सारे लॉयर, इवन राजेंद्र प्रसाद भी हिल गए और उन्हें थोड़ा पीछे हट गए कि आपस में बात करके डिस्कस करें। तो बाद में राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि उन्होंने क्या डिस्कस किया। उन्होंने सोचा कि एक बंदा जो कि चंपारण से, मतलब चंपारण के लोगों को अच्छी तरह जानता भी नहीं है, टोटली स्ट्रेंजर ही हुआ, अजनबी हुआ, वो जेल में जाने को तैयार है इन किसान लोगों के जिनसे उसका कोई नाता नहीं बनता। तो हम, यानी जो ये लॉ हैं, जिन्होंने इन किसानों के हक में कितने केस लड़े हैं और कितने हारे हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इनका साथ दें। इसलिए फिर वो गांधी से बोलते हैं कि हाँ, हम भी तुम्हारे साथ जेल में जाने को तैयार हैं। ये सुन के गांधी जी बहुत खुश होते हैं और फिर वो एक प्लान बताते हैं कि अगर जेल में हमें जाना पड़ जाए तो कैसे कैसे जाएंगे, पहले कौन से 2 लोग जाएंगे, फिर कौन से 2 लोग जाएंगे, और अगर पहले लोग चले गए तो क्या करना है। मतलब पूरी स्ट्रेटेजी बना दी उन्होंने। काफ़ी समझदार थे गांधी जी, वकील थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे। पूरी स्ट्रेटेजी बनाते कि कैसे अगर हमें जेल में जाना भी पड़ जाए तब भी हम इस वॉर को, ये जो चंपारण के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है, उसको कैसे जीत सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बना के गए थे। पर हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद ही गांधी जी को एक तार आया, मतलब टेलीग्राम आया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा था कि जो तुम्हारे खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, जो केस चल रहा है, वो ख़त्म कर दिया गया है, तुम आज़ाद हो। राइटर बोलते हैं कि ये सबसे पहली विक्ट्री थी, सबसे पहले जीत थी, सिविल विक्ट्री थी, सबसे पहले जीत थी सिविल डिसोबीडियंस की इंडिया में। फिर अब जो गांधी जी के ऊपर जो केस था वो अब ख़त्म हो चुका था, तो अब उन्होंने क्या किया कि जो गांधी जी हैं और जो ये लॉयर थे, इनके साथ मिलके 10,000 से ज़्यादा किसानों का जो कंप्लेंट था, जो केस करना था उन्हें अपने पैसे वापस लेने के लिए, वो उसकी तैयारी की और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए। फिर जून में सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि चलो इसकी आपस में बात करके इसको मसले को सुलझाते हैं। फिर 4 मीटिंग के बाद ये जो समस्या थी, इसकी इंक्वायरी के लिए एक ऑफिशियल कमीशन बनाई गई। उस कमीशन के जो हिस्सेदार थे, मतलब जो मेंबर थे, वो कौन कौन थे बताता हूँ। उसके थे लैंडलॉर्ड, जिन लैंडलॉर्ड्स के ऊपर जो केस हुआ था वो था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रिलेटेड उससे रिलेटेड थे उनके, और गांधी जी, जो कि सिर्फ अकेले सारे फार्मर्स को लैंडलॉर्ड थे और गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और एक तरफ सिर्फ अकेले गांधी जी थे। उन्होंने मान लिया अपनी गलती और उन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम रिफंड करने को तैयार हैं। लेकिन गांधी जी ने 50% की डिमांड करी उनसे, लेकिन लैंडलॉर्ड जो थे वो लालची थे। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ 25% देंगे। तो गांधी जी ने एकदम से झटके से, उनको डाउट था कि गांधी जी 25% में हाँ कहेंगे भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर गांधी जी ना कहते तो उन्हें 50% देने पड़ जाते, वो पावरलेस थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन तब भी उन्होंने ट्राई करने के लिए 25% बोला था। लेकिन गांधी जी बड़े तेज थे, उन्होंने हाँ कह दी कि हाँ चलो 25% पे माफ़ किया। अब यहाँ पर एक और डाउट आता है बच्चों के अक्सर कि 25% में क्यों किया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि लोगों को डर से आज़ादी मिले। पैसे बड़ी चीज़ नहीं थी, उनका जो डर था ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको ये जो अत्याचार है वो बिना सुने बिना कहे सहने पड़ेंगे, क्योंकि उनके सुनने वाला कोई नहीं है। इस डर से आज़ादी मिलनी थी। प्लस जो ये लैंड लॉर्ड थे, जो ये जमींदार, उनसे भी ऊपर समझते थे,
उनको भी पता लगा कि हार क्या होती है और वो हारे। अगर उनको पता लगा कि गलत करेंगे तो वो भी हारेंगे, और उन्होंने अपना जो सम्मान है, अपना घमंड है, वो उस 25% के साथ भी त्याग दिया। तो ये उनकी फिलॉसफी रही थी, ये उनकी सोच थी उस समय। और ये बात आगे जाके सच भी साबित होती है, क्योंकि कुछ समय बाद चंपारण से जो लैंडलॉर्ड हैं, जिन्होंने कब्जा जमा रखा था उन ज़मीन पे, वो चले जाते हैं और जो फार्मर्स की ज़मीन होती है उनको वापस मिल जाती है। अब जो ये पॉलिटिकल मसला था और इकोनॉमिकल मसला था वो तो सॉल्व हो चुका था, किसानों की अब आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सुधर चुकी थी पहले से, और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सुधार हो गया था कि अब ब्रिटिश लोग इतनी अपनी मनमानी इतनी आसानी से नहीं चला पा रहे थे उस डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन गांधी जी अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो चंपारण में ना सोशल बैकवर्डनेस और कल्चरल बैकवर्डनेस बहुत थी। मतलब अच्छी तरह घर नहीं थे, शौचालय नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, तो वो सब इस चीज़ में भी चेंज लाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीचर्स जिन टीचर्स को वो जानते थे उस एरिया के, उनसे अपील की कि आओ प्लीज़ यहाँ पर थोड़ी पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाओ। और उन्होंने काफ़ी जो डॉक्टर वगैरह थे जिनको वो जानते थे उनको भी यहाँ पर बुलाया कि यहाँ पर ये हेल्थ कंडीशन है कि तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर उनके आके हेल्प करो। और कमाल की बात तो ये है कि उनका लोगों ने सपोर्ट भी किया, कई सारे टीचर्स और कई सारे डॉक्टर्स वहाँ पर आए और जो चंपारण की स्थिति है वो सुधारने में मदद करी। जो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने स्टूडेंट्स को और जो बाकी गांव की महिलाएं और बाकी लोग थे उनको बताया कि कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कैसे खुद को साफ़ रखना है, कैसे शौचालय का इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई समझाई। गांधी जी के बुलाए हुए जो डॉक्टर थे वहाँ पर 6 महीने तक उन्होंने अपना योगदान दिया, और वहाँ पर 3 दवाइयाँ थी मेन, जो कि थी कैस्ट्रोल ऑयल, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों के लिए यूज़ करी गई थी वहाँ पर। इतने समय से चंपारण रहने के बावजूद भी गांधी जी अपने आश्रम का ख्याल रखना नहीं भूले, जो कि उनका आश्रम अहमदाबाद में इतनी दूर था, वो अभी बिहार में है, चंपारण में है, लेकिन तब भी वो अपने उसका ध्यान रखना नहीं भूले। वो रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे अपने वहाँ पर जो उनके बच्चे हैं, जो वहाँ पर काम करने वाले उनको, कि जो लेटरिन का गड्ढा है वो भर गया होगा तो टाइम से नया गड्ढा खोद देना। प्लस वो वहाँ से अकाउंट्स की सीट मांगते रहते थे कि खर्चा कैसे चल रहा है, वहाँ पर पैसे की कमी तो नहीं हो रही, ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा, ये सब वो वहाँ से अपनी दूर से नज़र रखे हुए थे अपने आश्रम पे भी। गांधी जी बताते हैं कि जो चंपारण का किस्सा था यह उनकी ज़िंदगी का एक लाइफ टर्निंग किस्सा था। वो बोलते हैं कि जो उन्होंने किया वो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, उन्होंने बस इतना करा कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमें हमारी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकते। गांधी जी ने बस ये किया था। अब आगे एक छोटी सी इंसिडेंट होता है कि एक इंग्लिशमैन होता है, एक अंग्रेज होता है जिसका नाम होता है जिसका नाम होता है C.F. एंड्रयू। वो गांधी जी को काफ़ी मानता है, इसलिए वो वहीं चंपारण रुक के गांधी जी और जो राजेंद्र प्रसाद इन लोगों की मदद करना चाहता है। जो राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोग होते हैं जो इन्होंने चंपारण के पूरे किस्से में मदद करी थी, वो उससे एग्री होते हैं कि हाँ अगर ये हमारे साथ रहेगा तो अच्छा होगा। लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। गांधी जी उन्हें इवन धमकाते हैं कि तुम सोच रहे हो कि एक अंग्रेज़ हमारे साथ होगा तो हमें मदद मिल जाएगी, हमारा फ़ायदा होगा। ये दिखाता है कि तुम कितने अंदर से कमज़ोर हो। तुम्हें अगर असल में आज़ादी चाहिए तो तुम्हें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, खुद हिंदू होके ही लड़ना चाहिए। तुम्हें किसी अंग्रेज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अंग्रेज़ हमारे साथ होगा तो जीत सकते हैं हम। तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही बात पकड़ ली थी, हम बिल्कुल यही सोचते थे कि एक अंग्रेज़ होगा तो हमें मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यही था इस चैप्टर की समरी। कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई क्योंकि मैंने इसकी डिटेल समरी समझाने की कोशिश करी कि ये चैप्टर बच्चों को लगभग ट्रिकी लगता है। और तो स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प कर हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को। और अगर कोई भी डाउट हो, वैसे तो मैं ज़्यादातर कवर कर दिया, अगर फिर भी कोई छोटा मोटा बड़ा छोटा कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ